हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 6 अगस्त 2024 और हम आज बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस सेगमेंट में बात करते हैं जो कुछ भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए होते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ चर्चा करते हैं। क्वेश्चन के साथ ही नहीं, प्लस उसका बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेनेशन होता है। क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उनका विश्लेषण बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। तो वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो अगर वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में, जो कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जीता है? तो ए ऑप्शन है दिलीप दोसांझ, बी ऑप्शन है मन्नू भाकर, सी ऑप्शन है वी वेदाचलम और डी ऑप्शन है नीरज चोपड़ा। तो हाल ही में किसने वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जीता हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वी वेदाचलम जो हैं, इन्होंने वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जीत लिया है। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं। और अगर आगे हम बात करें तो प्रख्यात तमिल एपिग्राफर और इतिहासकार वी वेदाचलम को 2024 का वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार मिला हुआ है, यानी कि जो एपिग्राफी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो डॉक्टर जो वेदाचलम है, इन्होंने एपिग्राफी, मुद्रा शास्त्र, मंदिर कला, धर्म और समाज जैसे विषयों पर 25 से अधिक पुस्तकें इन्होंने लिखी हुई हैं। यानी कि जो डॉक्टर वी वेदाचलम हैं, इन्होंने एपिग्राफी, मुद्रा शास्त्र, मंदिर कला, धर्म और समाज जैसे विषयों पर 25 से भी अधिक इन्होंने पुस्तकें लिखी हुई हैं। आगे बात करें, सुनीता माधवन ने तमिल हेरिटेज ट्रस्ट के सहयोग से इस वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की थी। यानी कि जो ये पुरस्कार दिया जाता है एपिग्राफी का पुरस्कार, तो इसकी स्थापना सुनीता माधवन ने की थी तमिल हेरिटेज ट्रस्ट के सहयोग से, और यह वार्षिक पुरस्कार है, यानी कि यह प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो ए ऑप्शन है स्वर्ण, बी ऑप्शन है रजत, सी ऑप्शन है कांस्य और डी ऑप्शन है ए एंड सी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित निशानेबाजी यानी कि युगल निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है। और बात करें अगर मनु भाकर की, तो मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय शूटर बन गई हैं। यानी किसी एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय शूटर मनु भाकर बन गई हैं, क्योंकि इन्होंने अभी मिश्रित में भी इन्होंने मेडल जीता हुआ है। बात करें मनु भाकर और सरबजीत सिंह की जो जोड़ी रही है, इन्होंने 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट के कांस्य पदक मैच में कोरिया को 16-10 से हराया हुआ है। यानी कि मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जो जोड़ी थी, इन्होंने 10 मीटर पिस्टल की जो मिक्स्ड टीम इवेंट था, इसमें कांस्य पदक जीता और इन्होंने कोरिया की जो टीम थी उसको हराया, 16-10 से उसको हरा दिया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बनी है? यानी कि जो इंग्लिश चैनल है उसको तैर कर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बनी है? तो ए ऑप्शन है जिया राज, बी ऑप्शन है राधा उत्तम, सी ऑप्शन है आरती शाह और डी ऑप्शन है मेघना अहलावत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो जिया राज हैं, इन्होंने इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक ये बन गई हैं। आगे यहाँ पर हम बात करें तो मुंबई की 16 वर्षीय, यानी कि मुंबई के रहने वाली हैं, उम्र इनकी 16 वर्ष की है, जिया राज। इन्होंने इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई हैं। यानी कि ये दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज ये पैरा तैराक बन गई हैं। कौन? जिया राज। बात करें तो 28 जुलाई 2024 को इंग्लैंड में
एबॉस्टस क्लिफ से अपनी 34 किलोमीटर की तैराक शुरू की और 29 जुलाई को फ्रांस में अपने अंतिम गंतव्य पॉइंट डे ला कोर्टे ड्यून पर ये पहुंची। यानी कि इन्होंने जो तैरना कब शुरू किया था, 28 जुलाई 2024 को इंग्लैंड में कहाँ पर, एबॉस्टस क्लिफ से इन्होंने तैरना शुरू किया और 34 किलोमीटर की जो तैराकी इन्होंने शुरू की थी और वह 29 जुलाई को फ्रांस में अपने अंतिम जो इनका स्थान था पॉइंट डे ला कोर्टे ड्यून वहाँ पर ये पहुँची। यानी कि 28 से इन्होंने तैरना शुरू किया और 29 को ये पहुँची। 34 किलोमीटर की तैराकी इन्होंने पूरी की और ये ऐसा करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई हैं। इनको समय कितना लगा अगर बात करें तो इनको समय लगा 17 घंटे और 25 मिनट का समय लगा। बात करें अगर तो जो जिया राय हैं, इनके नाम पर भारत और श्रीलंका से अलग करने वाली जो पाक जलडमरू मध्य है, यानी कि जो पाक जलडमरू मध्य है जो कि श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है, इसको भी ये पार करने वाली सबसे कम उम्र और सबसे तैराज होने का ये विश्व कीर्तिमान ये हासिल की हुई है। यानी कि अभी जो इन्होंने इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया है, उसके साथ साथ ये पाक जलडमरू मध्य को भी पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज तैराक ये बनी हुई है। यानी कि इनके नाम एक ये भी रिकॉर्ड शामिल है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत का उद्घाटन कहाँ हुआ। यानी कि जो जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ए ऑप्शन है भोपाल, बी ऑप्शन है बेंगलोर, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है पटना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली में जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत का उद्घाटन किया गया है। अगर बात करें तो जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत सम्मेलन का जो उद्घाटन है वह नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा उद्घाटन हुआ, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो भारतीय उद्योग परिसंघ ने किया। यानी कि इस सम्मेलन का जो आयोजन है किसने किया, भारतीय उद्योग परिसंघ ने इसका आयोजन किया। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य जो है वो उद्योग की भूमिका और विकास के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के प्रति एक रूपरेखा प्रस्तुत करना। यानी कि उद्योग को बढ़ावा देना, उद्योग को विकसित करना और उद्योग की जो भूमिका होती है और जो विकास होता है उद्योग का, उसके लिए सरकार का जो व्यापक दृष्टिकोण है, सरकार क्या कुछ कार्य करती है, इसके प्रति एक रूपरेखा प्रस्तुत करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी है। यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसने आवारा कुत्तों को मृत्यु की जो सजा है वो सुनाई हुई है, तो ए ऑप्शन है स्वीडन, बी ऑप्शन है तुर्की, सी ऑप्शन है ब्रिटेन और डी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटेन देश के जो देश में जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उसने आवारा कुत्तों को इच्छा मृत्यु की सजा दे दी है, या आवारा कुत्तों को मृत्यु की सजा के लिए कानून की मंजूरी दे दी है। अगर आगे हम डिटेल से बात करें इस वीडियो के बारे में, तो तुर्की सरकार ने, यानी कि जिससे पहले तुर्की के नाम से जाना जाता था, तो तुर्की सरकार ने आवारा कुत्तों को इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य लाखों आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें आश्रय गृहों में रखना है। यानी कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़कर आश्रय गृहों में रखा जाएगा कुत्तों को। और भी एक कानून उन्होंने पारित किया हुआ है कि आक्रामक व्यवहार दर्शाने वाले या असाध्य रोगों से ग्रस्त किसी भी कुत्ते को मार भी दिया जाएगा, यानी कि उन्हें मृत्युदंड भी दिया जाएगा। यानी कि जिनका आक्रामक व्यवहार है और या फिर जो किसी भी रोग से पीड़ित है, असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, उन कुत्तों को मृत्युदंड भी दिया जाएगा, उनको मार भी दिया जाएगा। इसकी ये जो कानून है इसको मंजूरी तुर्की की सरकार ने दे दी है। बात करें तुर्की में आवारा कुत्तों की जो आबादी है वह 4 मिलियन होने का अनुमान है। वर्तमान में 322 पशु आश्रय गृह हैं, कहाँ पर, तुर्की में, जिनमें 10,05,000 कुत्तों को रखने की क्षमता, यानी टोटल 322 जो पशु आश्रय गृह हैं उनमें 10,05,000 कुत्तों को रखने की क्षमता है, जिसके लिए वहाँ पर एक कानून बनाया गया है, कानून पारित किया है तुर्की की सरकार ने कि अगर जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ करके आश्रय गृहों में रखा जाएगा, लेकिन अगर आक्रामक व्यवहार दर्शाने वाले या असाध्य रोगों से ग्रस्त कुत्ते हैं उनको मार देने का भी प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो
पवन चक्की होती है उसके द्वारा भी बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो हाल ही में ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो ए ऑप्शन है मानस टाइगर उद्यान, बी ऑप्शन है रानीपुर टाइगर रिजर्व, सी ऑप्शन है पेरियार टाइगर रिजर्व और डी ऑप्शन है गिरी राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेरियार टाइगर रिजर्व जो है, जो कि केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है? केरल में। इस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व, और यहीं पर पेरियार टाइगर रिजर्व में ही बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया है। अगर आगे बात करें तो थेक्कडी में, यानी कि जो केरल है, केरल में पेरियार के में जो स्थान है थेक्कडी, तो थेक्कडी में पेरियार टाइगर रिजर्व ने अपने जंगलों में वास्तविक समय की निगरानी, कैमरों और वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए विद्युत उत्पादन के लिए 1 किलोवाट की पवन टरबाइन स्थापित की है। क्योंकि होता क्या है कि जो जंगल होते हैं वहाँ पर जो बिजली की सप्लाई होती है, विद्युत की जो सप्लाई होती है वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। तो अगर वहाँ पर कुछ भी बिजली की अगर कार्य हो, बिजली का मान लो कैमरा चलाना हो, वाईफाई की कनेक्टिविटी देनी हो, तो इसके लिए वहाँ पर बिजली की आपूर्ति जरूरत होती है, बिजली की वहाँ पर आवश्यकता होती है। लेकिन जंगल जो होते हैं वो घने होते हैं, इसलिए वहाँ पर लाइनों के द्वारा वहाँ पर बिजली के जो तार होते हैं वो पहुँचा करके वहाँ पर बिजली उपलब्ध कराने में थोड़ी समस्या होती है। इसी समस्या को हल करने के लिए जो पेरियार टाइगर रिजर्व है, इसने पवन टरबाइन स्थापित की है, जो कि 1 किलोवाट तक की जो विद्युत उत्पादन के लिए 1 किलोवाट की पवन टरबाइन इसने स्थापित कर दी है। और वास्तविक समय की निगरानी, कैमरों और वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए यह जो व्यवस्था है इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 1982 में स्थापित पेरियार टाइगर रिजर्व ये केरल के पहाड़ी पश्चिमी घाट में, यानी केरल की जो पहाड़ियां हैं उनके जो पश्चिमी घाट है वहां पर यह पेरियार टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो हाल ही में किसने असम के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ए ऑप्शन है जगदम्बिका पाल, बी ऑप्शन है लक्ष्मण आचार्य, सी ऑप्शन है आचार्य विष्णु प्रभाकर और डी ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल। तो अभी हाल ही में कुछ जो राज्यपाल हैं उनको इधर से उधर किया गया, यानी कि उनको बदला गया आपस में, मतलब जो राज्य हैं उन राज्यों के राज्यपाल बदले गए, उनको ट्रांसफर किया गया, कोई जहां था वहां से उठा करके दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसी प्रक्रिया में जो असम के नए राज्यपाल हैं उनको कौन नियुक्त किया गया है असम के नए राज्यपाल के रूप में? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लक्ष्मण आचार्य जी जो हैं इनको असम के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। आगे अगर हम बात करें तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने असम के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है और ये असम के 32वें राज्यपाल होने वाले हैं, यानी कि असम के ये 32वें राज्यपाल होंगे जो कि राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली हुई है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी ने। आगे बात करें तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, क्योंकि जो राज्यपाल होता है उसको जो शपथ दिलाता है वो जिस राज्य के राज्यपाल होते हैं उस राज्य का उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा ही राज्यपाल की शपथ दिलाई जाती है। तो असम के जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं विजय बिश्नोई, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए, विजय बिश्नोई यानी कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई, इन्होंने नए राज्यपाल जो कि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं इनको शपथ दिलाई है। बात करें तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का जो जन्म है वह 3 अक्टूबर 1954 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था, यानी कि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और अब ये राज्यपाल के रूप में कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो राज्यपाल के रूप में ये असम के नए राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की है? यानी कि कौन से ऐसे टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ए ऑप्शन है लक्ष्य सेन, बी ऑप्शन है एगा स्वितेक, सी ऑप्शन है रोहन बोपन्ना और डी ऑप्शन है कार्लोस अल्कराज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोहन बोपन्ना है, इन्होंने क्या किया है कि पेरिस ओलंपिक होने के बाद ही, यानी पेरिस ओलंपिक में ये खेलने के बाद ही इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है कि टेनिस खिलाड़ी हैं ये, और पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा इन्होंने की हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रोहन बोपन्ना है, बहुत ही उम्दा प्लेयर हैं, बहुत ही दिग्गज प्लेयर हैं टेनिस के। तो बात करें तो भारतीय टेनिस के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना, इन्होंने बीते सोमवार को पेरिस 2024 ओलंपिक में
पुरुष युगल स्पर्धा के पहले राउंड में बाहर होने के बाद राष्ट्रीय टीम से संन्यास की घोषणा की है। यानी कि ये ओलंपिक से बाहर भी हो गए, पुरुष युगल की जो स्पर्धा थी उसमें पहले राउंड में ही बाहर हो गए और पहले राउंड में बाहर होने के बाद इन्होंने राष्ट्रीय टीम से संन्यास की घोषणा कर दी है। रोहन बोपन्ना की बात करें तो अब तक ये 3 ओलंपिक खेल चुके हैं, यानी कि इन्होंने अब तक 3 ओलंपिक खेले हुए हैं। इस ओलंपिक को मिला करके 43 वर्ष के और 9 महीने की उम्र, यानी कि 43 साल और 9 महीने की उम्र में वह टेनिस के ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम का खिताब भी जीत चुके हैं और ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। यानी 43 साल और 9 वर्ष की उम्र में वह टेनिस के ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज जो व्यक्ति हैं वह भी रोहन बोपन्ना जी ही बने हुए हैं और अब इन्होंने राष्ट्रीय टीम से संन्यास की भी घोषणा कर दी है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वह 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, यानी कि भारत की यात्रा पर वो आए हुए हैं। तो ए ऑप्शन है वियतनाम, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं वह 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। आगे अगर हम बात करें तो वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं नाम है इनका फाम मिन चिन। ये देश के बीच राजनीतिक संबंधों को विस्तार देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हुए हैं। यानी कि जो वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं फाम मिनचिन, ये दोनों देशों के बीच जो भी रणनीतिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है, एक दूसरे के जो भी व्यवहारिक संबंध हैं, उन संबंधों को और अधिक विस्तार देने के लिए और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर ये भारत आए हुए हैं। बात करें तो इनके साथ में इनके जो विदेश राज्य मंत्री हैं पवित्रा मार्गरेटा, ये भी इनके साथ में आई हुई हैं और भी इनके साथ में कई अन्य लोग जो उच्च पदाधिकारी हैं वो भी इनके साथ में भारत आए हुए हैं और यहाँ पर रह करके विभिन्न प्रकार के जो मसौदे हैं उनको तैयार करेंगे। जो राजनीतिक संबंध है उन पर चर्चाएं होंगी। इन सभी संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए ये 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हुए हैं। बात करें तो उनका यह जो दौरा है वह हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। यानी कि जो कुछ भी ये दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारियां हैं, जो कुछ भी राजनीतिक संबंध हैं, इन संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान होगी और अधिक मधुर संबंध होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल शुरू किया हुआ है? यानी आइडियाज फॉर लाइफ का पोर्टल है वो किसने शुरू किया? तो ए ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, बी ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, सी ऑप्शन है किरण रिजिजू और डी ऑप्शन है अमित शाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्री भूपेंद्र यादव जी जो हैं इन्होंने आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल की शुरुआत की है, इसको इन्होंने शुरू किया हुआ है। अगर बात करें उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचारों को आमंत्रित करने के लिए आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल शुरू किया हुआ है। यानी कि जो कुछ भी उत्पाद होते हैं, जो सेवाएं होती हैं, जिनका उत्पादन किया जाता है, उन सभी को संबंधित विचारों को आमंत्रित करने और उन पर आइडियाज देने के लिए जो आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल की शुरुआत की गई है। बात करें किसने शुरू की है, तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री जो है भूपेंद्र यादव, इन्होंने शुरू किया हुआ है। और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के जो राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह, इनकी उपस्थिति में जो मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं इन्होंने इसको शुरुआत की हुई है। बात करें तो यह जो पोर्टल लॉन्च करने का जो उद्देश्य है वह शिक्षित वर्ग को मिशन लाइफ की वैश्विक पहल में अपने नए विचारों को, जो भी इनके नए विचार हैं उनको योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना है, इसके लिए इसको शुरू किया गया है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आती है, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।